हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी की मांग थी कि कम समय में मैराथन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैराथन कितने कितने घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की। लेकिन फ्रेंड्स, उस मैराथन को निचोड़ ला करके यानी कि बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट के बीच में आप सभी को मैराथन दूंगी, वो भी कंटेंट बेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सेकंड, जो कल का मेरा पॉइंट रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी जिससे क्वेश्चंस बने हैं, उसके आधार पर मैं उस कंटेंट को लेकर आऊंगी और क्वेश्चंस भी साथ में होंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की एसएसटी, जिसको जो कि 60 नंबर के होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सभी को इसी से होती है, सबसे ज़्यादा नंबर भी आपको इसी में से उठाने होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले, सामाजिक विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो मानवीय व्यवहार, समाज, सामाजिक संबंधों व संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो होती है सामाजिक विज्ञान। आपने कभी सोचा कि ये सामाजिक विज्ञान शब्द हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने तो पहले सामाजिक अध्ययन शब्द पढ़ा था। यानी कि पहले हम जिस चीज़ को जानते थे, जिस सब्जेक्ट को हम सामाजिक अध्ययन के नाम से जानते थे, वही अब जो है विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी आ चुका है, जो समय आधार पर देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उतनी ज़्यादा ये क्या है, हमारे डेवलप हो रहा है हमारा समाज। तो इसलिए इस शब्द को हम लोगों ने सामाजिक में विज्ञान शब्द जोड़ा। आगे हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक अध्ययन से कैसे सामाजिक विज्ञान आया और उसके साथ ही दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान के मुख्य जो विषय है, विभिन्न अलग अलग विषय हैं, उसके क्षेत्र क्या क्या है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सामाजिक विज्ञान को देखते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि सामाजिक विज्ञान में हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें हिस्ट्री विषय होता है, जिसमें हम पुरातत्वविद, पुरापाषाण काल युग और कुछ प्राचीन स्मारक का वर्णन करते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, इतिहासकार। और कुछ इसके साथ ही कुछ हिस्ट्री में आप सभी को देखने के लिए मिला होंगे, जैसे कि कुछ शासक होते हैं, उनका शासनकाल, ये सारी चीज़ें हमें जो हिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ ही भूगोल की बात करेंगे तो हमें प्राकृतिक दृश्य, उसके साथ ही प्राकृतिक दृश्य में आप सभी को वन, मिट्टी, जलवायु, पेड़ पौधे, ये सारे जो टॉपिक्स हमें क्लियर करने होते हैं वो भूगोल, यानी पृथ्वी पे जो भी महाद्वीप, महासागर, ये सारी चीज़ें हमें भूगोल में पढ़ने के लिए मिलती हैं। वहीं राजनीति शास्त्र की बात करें तो पॉलिटिक्स, यानी कि हमारे जो है हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या क्या जो है नियम कानून बने हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें राजनीति शास्त्र में पढ़ने पड़ते हैं। वहीं इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें तो हमारी राज्य व्यवस्था क्या है, हमारी जो राज्य व्यवस्था की इकोनॉमी सिस्टम क्या है, वो सारा सब कुछ हमें इकोनॉमी में पढ़ने पड़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ने पड़ते हैं। ये हो गए जो है सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र। अब बात करेंगे कि यहाँ इन सामाजिक विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी कुछ विशेषताएं होंगी, उनकी कुछ प्रकृति होंगी, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करें तो मानवीय संबंधों का अध्ययन करती है। सामाजिक विज्ञान किस तरीके से मानवीय संबंध का अध्ययन करती है वो आप सभी को बता दें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मानवीय संबंध एक दूसरे के संपर्क में आके अपने आसपास के वातावरण, एक दूसरे से बात विचार करना, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान, यानी समाज में ही रहकर ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए यह एक तरीके से मानवीय संबंधों का अध्ययन भी करता है। अंतः विषयक प्रकृति होती है, उसके साथ व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच। आप सभी सोचेंगे कि यहाँ पे पिक्स देखकर सोचेंगे ये तो साइंस का है। तो फ्रेंड्स, साइंस ही तो ये विज्ञान मैंने क्यों लिखा है, सामाजिक शब्द में ही तो विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान जो कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच परख है। व्यवस्थित, अगर आप बाबर का शासन काल ही पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आप एक व्यवस्थित क्रम पढ़ते हैं। पहले गुलाम वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर उसके साथ ही गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरीके से आपका क्रम बढ़ता है। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित है, उसके साथ ही वैज्ञानिक जांच प्रस्तुत करता है। ये समाज विज्ञान की प्रकृति है। साथ ही यह जटिल और व्यक्तिपरक है। यह जितना भी जटिल, यानी कि इसमें सारे विषयों का सम्मिलित रूप देखने के लिए मिलता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में मैंने सिर्फ जो 4 विषय बताए हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्हीं तक ही सीमित नहीं है। जो सामाजिक विज्ञान है आपको हर एक क्षेत्र में देखने के लिए, हर एक क्षेत्र में आपको सामाजिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही यह क्या होता है, गत्यात्मक होता है और मूल्य पर आधारित भी होता है सामाजिक विज्ञान। मैंने सामाजिक विज्ञान में आप सभी को इकोनॉमी पढ़ाया, इकोनॉमिक में आप सभी को ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप सभी का कम से कम 20%, 60 में से 20% मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाए। मैं 100 से नहीं बताई, मैं 60 से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके शिक्षण विधियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ आपने CDP में भी पढ़ा होगा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश तरीके से, और संस्कृत में भी पढ़ा होगा। तो अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ तो यहाँ पे अगर शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में हमें एसएसटी को ध्यान में रखते हुए देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एसएसटी का शॉर्ट मैराथन कर रहे हैं। तो हमें एसएसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है शिक्षण विधियाँ देखना है। पहले अगर हम आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि
आगमन को कहने में आपको आसानी हो रहा है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आगमन शब्द जैसे ही बोल रहे हैं यानी कि बहुत ही सरल चीज बोल रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं उदाहरण, क्या बोलते हैं, उदाहरण से विशिष्ट की ओर, या उदाहरण से जो है आपकी जो कठिन की ओर। एक तरीके से अगर हम सिर्फ आगमन विधि की बात करें तो सामान्य यानी बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आगमन मतलब होता है उदाहरण, और उसके साथ नियम मतलब विशिष्ट जो होता है कि नियम बताए जाते हैं। तो पहले बच्चे को क्या किया जाता है, पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं। एक उदाहरण मैंने लिया है कि जैसे बुक्स हो गए, बुक्स का कलेक्शन हो गया, बुक्स पेन हो गई, कुछ पेन्स हो गए, ये मिल करके यहाँ पे मैंने पुस्तकालय, जैसे एक तरीके से यहाँ पे पुस्तकालय समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सब कुछ मिलता है तो वहाँ पे जाकर के पुस्तकालय बनता है। तो पहले बच्चे को हम पुस्तकालय ही नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले बच्चे जो चीज़ बेसिकली जानते हैं उनके बारे में हम बताएंगे, कि उन्हें सामान्य चीज़ें बताएंगे। उसके बैग का ही अगर एक उदाहरण लेंगे तो बच्चे से कहेंगे कि बच्चा ये पेन है, ये कॉपी है, ये पेंसिल, इसको जब बैग में भरोगे तो आपका पूरा एक तरीके से बैग तैयार होता है। बैग में ये चीज़ें भरी जाती है। तो बच्चा क्या है, पहले सामान्य चीज़ें, उसके बाद वह विशिष्ट चीज़ें सीखता है। तो ये होता है आपका आगमन विधि। वहीं सामाजिक विज्ञान की जो प्रमुख विधियों में दूसरा आता है निगमन विधि। अब हम अगर निगमन विधि की बात करें तो हमने अगर आपको आगमन विधि समझाया तो आप आराम से समझ गए। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि आगमन का जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि। सिर्फ आपको सिर्फ इसका उल्टा करना है। मैंने क्या बताया था, पहले उदाहरण से नियम की ओर, और न से नियम न से निगमन। आपको यही ट्रिक लगाना है फ्रेंड्स, यही ट्रिक लगा करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। न से नियम न से निगमन, जब पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण बताया जाता है तो उसे कहते हैं निगमन विधि। पहले क्या होता है, अगर गणित में फार्मूलाज बताया जाता है तो पहले उसके नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण हल करके तब बच्चे को समझाया जाता है। तो ये होता है आपका निगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परियोजना विधि, इसको प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं। परियोजना विधि की बात करें तो इसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और समूह में कार्य करने की प्रोत्साहन मिलता है। परियोजना विधि, जब बच्चे को समूह में कार्य कराया जाता है तो बच्चे आसानी से सीखते हैं, और हंसते हुए बातचीत करते हुए धीरे धीरे उस चीज़ को किस तरीके से सीखते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता, इसलिए परियोजना विधि को बेस्ट माना गया है। साथ ही अगर भूमिका निर्वहन विधि की बात करें तो बच्चों में सहानुभूति और समझ विकसित करने में यह सहायक होता है। ठीक है, ये जो विधियां को मैं बता रही हूँ उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि विधियों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। भ्रमण विधि की बात करें तो भ्रमण के द्वारा बच्चा जो है प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है और इससे अधिगम अस्थायी होता है। क्या होता है, मैंने यहाँ पे फोटोज लगा देखी, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री का लगा है, यहीं पे यहाँ पे जियोग्राफी का भी लगता है। जियोग्राफी में अगर आप नेचुरल यानी प्राकृतिक दृश्य बच्चे को दिखा रहे हैं तो बच्चे में वो दृश्य क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। अगर कहीं स्मारक की जगह पे ले जा रहे हैं, ऐसे जगह पे जहाँ बच्चे को उसके बारे में समझाना है आप सभी को, तो जब बच्चा जब यहाँ पे प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो उससे बच्चा आसानी से सीखता है। तो एक तरीके से बच्चे जितना उन्हें आप बताएंगे उससे अच्छा अगर उनका भ्रमण करवा रहे हैं, भ्रमण के माध्यम से वो सीख रहा है तो वो बहुत ही अच्छा बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे भ्रमण विधि के द्वारा ही जो उसका ज्ञान होता है बच्चे का वो अस्थायी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वाद विवाद और चर्चा विधि। वाद विवाद शब्द जैसे ही हम बोलते हैं यानी कि एक तरफ से यहाँ पे कोई मोहन बोल रहा है, एक तरीके से सोहन बोल रहा है। यहाँ पे मैं एग्जांपल में सिर्फ आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ से मोहन ने कुछ बोला, यहाँ से सोहन ने कुछ बोला, यानी वाद विवाद। चर्चा भी थी, इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन का विकास होता है और बच्चे एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, आलोचनात्मक तर्क का जो है वो विकास होता है। वाद विवाद एक चर्चा विधि, ये भी सामाजिक विज्ञान की एक प्रमुख शिक्षण विधियों के रूप में जाना जाता है। जैसे मोहन ने, अगर मैं हिस्ट्री की एक टॉपिक लेके कहूँ तो मुगल काल के बारे में यहाँ पर मोहन ने सोहन से कहा, सोहन ने जो है अपनी एक टॉपिक लेकर मोहन से कहा। तो यहाँ पर जब आलोचनात्मक तर्क का जब विकास होता है तो यहाँ पर वाद विवाद और चर्चा विधि महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट कहेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मुख्य विशेषता क्या होता है कि ये जो होती है बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि आप अगर प्राथमिक लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 to 5 वाले में ये उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को व्याख्यान नहीं देना होता है। ये उच्च कक्षा यानी बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह व्याख्यान विधि का जो प्रयोग होता है वह बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है।
अब बात करेंगे फ्रेंड्स शिक्षण सूत्र की। शिक्षण सूत्र जो होता है वह किस तरीके से बच्चों की लाइफ में इफेक्ट पड़ाता है, उसकी वजह से किस तरीके से बच्चे को सिखाया जाए, किस तरीके से बच्चे को टॉपिक वाइज उसको लर्न किया जाए, उस तरीके से, या मतलब यहाँ पे याद कराने पर भी जोड़े, बच्चे की समझ आधारित होना चाहिए, इस पे कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करता है। यहाँ पे आप सबको बता दें, सीखने की जो प्रक्रिया में बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं, उसके समक्ष जब टॉपिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो वही जो है शिक्षण विधि कहलाती है। जिस प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की जाती है वही प्रस्तुत करने की क्रिया ही जो होती है वह शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। ये हो गया शिक्षण सूत्र। वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षण सूत्र में कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो कि पढ़ाते समय उनका उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले होता है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, बच्चों को पहले आसान विषय फिर जो होती है वो मूलभूत विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि बच्चों को पहले आसान विषय फिर मूलभूत विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। जैसे अगर हम बच्चे को सरल चीज बताएं तो बच्चे से पहले बताएंगे कि आप यानी कोई बच्चा होता है, उसके बाद वह परिवार में जन्म लेता है, परिवार के बाद आस पड़ोस होता है, और इन्हीं आस के पड़ोस के बाद समुदाय बनता है, और समुदाय के बाद जो होता है वह समाज का विकास होता है। ऐसे बच्चे को सरल तरीके से समझाएंगे तो आसानी से समझ जाता है। तो यह होता है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहीं पे हम कहें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होता है ज्ञात? ज्ञात मतलब जिसे बच्चे जानता हो, जिसकी उससे आसपास की चीजें जिसमें वो देख रहा हो वैसी चीजें पहले बच्चे को बताना, उसके बाद अज्ञात चीजों को बताना। बच्चों को किसी टॉपिक को बताने से पूर्व यह ध्यान रखे कि बच्चा उस चीज को पहले जानता हो, फिर उसके बाद उसे अज्ञात चीजों के बारे में बताएं, जैसे आसपास, उसके बाद तत्पश्चात जो है समाज। मैंने यही बताया कि बच्चा जो ज्ञात चीजों को जान रहा है, यानी आसपास पेड़ पौधे, जलवायु मौसम जो भी है, एक तरीके से जलवायु मौसम यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बच्चे को ये बताना है कि आसपास के घर परिवार पेड़ पौधे जो बच्चा देखता है, जो उसे ज्ञात है, उसके बाद जब बताएंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो होते हैं पेड़ पौधे किसके द्वारा जो है सुरक्षित रहते हैं, मतलब यहाँ पे जो है पत्तियां किस तरीके से हरी भरी रहती हैं, ये चीज अज्ञात जिसको नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो वो हो जाता है अज्ञात की ओर। ठीक है, वही अगर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बात करें तो सामान्य का अर्थ ही होता है बिल्कुल साधारण, विशिष्ट मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पे जब हम सामान्य बच्चे को बताते हैं तो जैसे बच्चे को 1 2 3 4 स्टार्टिंग में उसको गिनती सिखाई जाती है, वो होती है उसकी सामान्य ज्ञान। ठीक है, जैसे ही सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे यही 1 2 3 4 बनकर बाद में हो जाता है फार्मूलाज में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी को जो है बताया जाता है बच्चों को, तो ये हो जाता है कि ये जो आपका होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा पहले लाल किला देखा, ठीक है, या फिर दिल्ली का लाल किला हो गया, या फिर उसका इंडिया गेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो बच्चा देखता है, अगर बच्चे को दिखाया जाए तो वो जानता था कि ये वही चीज़ है। लेकिन अमूर्त जो बच्चे ने नहीं देखा, उसे सिर्फ बताया जा रहा है, जो प्राचीन काल की घटनाएं हुई, जो प्राचीन काल के स्मारक है, ये सारी चीज़ें क्या है वह प्राचीन काल के हैं। तो बच्चे उस चीज़ को बाद में, यानी आपको उस चीज़ को बाद में बच्चे को बताना, जो पहले प्रत्यक्ष चीज़ें यहाँ पे बच्चों को बताना है, उसके बाद आपको जो है अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बाद वही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट है जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जिसमें किसी चीज के बारे में पहले छोटी छोटी बातों को बताना, उसके बाद उसका सम्मिलित रूप प्रदर्शित करना, ये क्या हो जाता है, ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण। जिसमें अगर हम माता पिता भाई बहन दादा दादी सबको मिलकर परिवार बनता है, तो पहले विश्लेषण फिर उसके बाद संश्लेषण, पहले तोड़ तोड़ के फिर उसके बाद संश्लेषित रूप में बच्चे को बताना। पूर्ण से अंश की बात करें तो किसी टॉपिक का पूर्ण अध्ययन, उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में बताना, ये क्या हो जाता है पूर्ण से अंश के। जैसे अगर हम पूर्ण पेड़ को बताएं तो बच्चे को बताएंगे पेड़ में पत्तियां होती हैं, पेड़ में फूल होते हैं, पेड़ में तने होते हैं, ये क्या होता है पूर्ण से अंश की ओर। ये हो जाएगा बच्चे को ये चीज बताना, ये आपकी शिक्षण में। कुछ अन्य शिक्षण विधियां भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें अनिश्चितता से निश्चित की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर। ये सारे शिक्षण सूत्र आप सभी को याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं उस समय कथन 1 कथन 2 ऐसा करके क्वेश्चन जो है एसएसटी में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण क्षेत्र की बात करें, उद्देश्य की बात करें, जिसमें सामाजिक समस्याओं का समाधान, समृद्ध व्यक्तित्व का विकास, पीसीओ के बीच अंतर संबंध दृष्टिकोण, तथ्यपूर्ण निर्णय लेना और राष्ट्र प्रेम की समझ और अंतर्राष्ट्रीय समझ, ये सारे जो होते हैं वह शिक्षण उद्देश्य के जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है? कुछ बेसिक अंतर जो मैंने आप सभी को बताया था कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है। तो जो सामाजिक अध्ययन होता है, वह निम्न बौद्धिक स्तर का होता है और वहीं सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो यह उच्च बौद्धिक स्तर वाला होता है, जो कि बाद में डेवलप हुआ। पहले सामाजिक अध्ययन था, उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान हुआ। ठीक है? उसके बाद ही अगर हम सामाजिक अध्ययन की बात करें, तो संकुचित क्षेत्र होता है, सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, वह विस्तृत क्षेत्र होता है। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र होता है, वह छोटी कक्षा में प्रयुक्त होता है, सामाजिक विज्ञान जो होता है, वो बड़ी कक्षा में प्रयुक्त किया जाता है। उसके साथ ही जो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र शिक्षण विधियाँ होती है, वो सरलतम होती है, छोटे-छोटे बच्चों को उदाहरण देकर समझाया जाता है। लेकिन नियम जो होता है, वह जटिल जो होती है, वो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से होती है। ठीक है? सामाजिक विज्ञान में होता है, वहीं साधारण सरल विषय जो है सामाजिक अध्ययन में देखने को मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें, जिसमें एक गहन गंभीर ज्ञान इसमें दिखाए जाते हैं। उदाहरण विधि प्रयुक्त होती है, इसमें व्याख्यान विधि प्रयुक्त होती है, व्यावहारिक प्रकृति होती है, इसकी सामाजिक उपयोगिता प्रधान होती है। ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी को क्लियर होने चाहिए, इन दोनों में अंतर। ठीक है? वहीं अगर एनसीएफ 2005 की बात करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी ये होनी चाहिए कि एनसीएफ होता क्या है। तो एनसीएफ की बात करें, तो इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हिंदी, इसका हिंदी नाम है। वहीं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसका इंग्लिश नाम है। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से भारत के सभी स्कूलों के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, किस तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाए, ये सारे जो दिशा निर्देश जो बनाता है, वो होता है एनसीएफ के द्वारा ही यह बनाया जाता है। तो एनसीएफ आपका हिंदी में भी पूछता है, एसएसटी में भी पूछता है, संस्कृत, इंग्लिश, सारी चीज में पूछता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहीं अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की बात करें, तो इसमें आपका सारा जो फोकस होना चाहिए कि इसमें कितने मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। तो इसमें 5 मूलभूत सिद्धांत बताए गए, कौन कौन से। पहले तो होता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को बस सिर्फ किताबी भाषा से जोड़ना है, उसे जितना हो सके बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़े, ताकि बच्चा जो है बाहर रह करके, बाहर के माहौल को देख करके बच्चे के अंदर जो है जानने की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो। ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वही पढ़ाई को रखने की प्रणाली से मुक्त करना, पढ़ाई को रटने, यहाँ पे फ्रेंड से होगा, रटने की प्रणाली से मुक्त रखने की बात की गई है। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो पाठ्यचर्या बच्चों के सर्वांगीण विकास के आधार पर हो या न कि उनकी किताबी ज्ञान के आधार पर, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही परीक्षाओं को लचीला बनाना, कक्षाओं को गतिशीलता से जोड़ना, यानी बच्चे को जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएंगे, बच्चा उतनी ही आसानी से सीखता है। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जो है विकसित करना, ये 5 सिद्धांत एनसीएफ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। उसके साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, तो जैसे प्रश्न पूछना, बच्चे क्या होते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछे, बच्चे उत्तर देने के लिए उत्सुक होते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो वो उस प्रश्न के उत्तर जानने के इच्छुक होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रश्न पूछना, साथ ही चर्चा करना, जांच करना, निर्माण करना, चिंतन करना, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको सोशल साइंस में आते हैं। चर्चा के माध्यम से बच्चा कुछ नया सीखता है। जांच में खोज सम्मिलित होता है, जिससे बच्चा खोजता है और कुछ नया सीखता है, नई जानकारी और समाधान निर्माण करता है। उसके साथ चिंतन करके बच्चों का मस्तिष्क विकास होता है। ये सारे जो होते हैं, ये सोशल साइंस के लिए फैक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन बहुत है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम बात करें सोशल साइंस में, तो आपका होता है सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा में बच्चे को जो है डालना चाहिए। कभी भी बच्चे को जो है अलग उसको माहौल नहीं देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को चाहे किसी भी क्षेत्र से आया हो, उसे समावेशी शिक्षा दे, यानी सारे बच्चे को जो है एक माहौल में ढालने के लिए, उसे कुछ अच्छा सिखाने के लिए, उस आधार पे बच्चे में कभी भेदभाव न करे, समावेशी शिक्षा दे। इतिहास में विभेदित तरह निर्देश, दृष्टिबाधित बालक को भूगोल में शामिल करना और सामाजिक विज्ञान में समावेशी शिक्षा का अध्ययन, ये सारे टॉपिक्स मैंने जो है 4 से 5 घंटे का बिल्कुल कम समय में आपको कंटेंट दिया है। ये भी नहीं कि फ्रेंड्स मैंने कुछ जो है अलग बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही बताया है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आप सबको बताया। इसके बाद अभी पॉलिटी, इकोनॉमी से क्या रिलेशन है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। बट मुझे कम समय में अच्छा कंटेंट देना था, तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट होता था शिक्षण सूचते सचड़ अधिगम से जो भी इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो सब आप सभी को दिया। उसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, वो एसएसटी का जब तक मुझे कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ऐसे ही आपका क्रम वाइज चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर कुछ जो है आप सभी को और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, यानी जो कि आपकी सीटेट से रिलेटेड है, जुड़ने जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा जरूर फ्रेंड्स।